दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक फ़नी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने में या फिर ट्रांसलेशन को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज ट्रैवलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान, और ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, बुद्धिमान यात्री। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ ट्रैवलर वॉज राइडिंग आ हॉर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना। वंस एक बार, आ ट्रैवलर एक यात्री, वॉज राइडिंग अ हॉर्स एक घोड़े की सवारी कर रहा था, कह सकते हैं घुड़सवारी कर रहा था। While he was passing through a forest, he got much tired of riding his horse। क्या मतलब वो while का मतलब होता है दौरान या जबकि, इसे while कहा जाता है। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, और पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ? While he was passing through a forest मतलब जिस दौरान वह एक जंगल से होकर गुजर रहा था। He got much tired। दोस्तों टायर्ड एडजेक्टिव है, और गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, और सेकंड फॉर्म में गॉट टायर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? He got much tired वो बहुत ज़्यादा थक गया। ऑफ राइडिंग his horse अपने घोड़े को चलाते हुए, घुड़सवारी करते हुए बहुत ज़्यादा थक गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जिस दौरान वह जंगल से होकर गुजर रहा था वह घुड़सवारी करता हुआ बहुत ज़्यादा थक गया। सो इसलिए ही गॉट डाउन। दोस्तों गेट डाउन का अर्थ होता है नीचे उतरना, सेकंड फॉर्म गॉट डाउन, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। सो इसलिए ही गॉट डाउन वह नीचे उतरा, एंड लेड अंडर आ शेडी ट्री। दोस्तों ले का मतलब होता है लेट जाना, सेकंड फॉर्म लेड, लेड मतलब लेट गया, अंडर मतलब नीचे, आ शेडी ट्री मतलब छायादार पेड़। तो क्या अर्थ हुआ? सो ही गॉट डाउन इसलिए वो नीचे उतरा, एंड लेड अंडर अ शेडी ट्री और एक छायादार पेड़ के नीचे लेट गया। सून ही फेल अस्लीप। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। FALL फॉल का मतलब होता है गिरना, और फॉल अस्लीप का मतलब नींद आना, सेकंड फॉर्म फेल अस्लीप। तो क्या अर्थ हुआ? सून ही फेल अस्लीप मतलब जल्दी ही उसे नींद आ गई। हिज हॉर्स वॉज ग्रेजिंग नियर बाय। दोस्तों ग्रेज का मतलब होता है चरना, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हिज हॉर्स ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है, और साथ में फोर्थ फॉर्म। हिज हॉर्स वॉज ग्रेजिंग नियर बाय क्या अर्थ हुआ? कि उसका घोड़ा नज़दीक में चर रहा था। चलिए आगे देखिए। After a few hours, the traveler woke up and saw that the horse was missing. After a few hours, after मतलब बाद में, और few मतलब कुछ, after a few hours कुछ घंटों के बाद, the traveler woke up। दोस्तों wake up का मतलब होता है जागना, और सेकंड फॉर्म होती है woke up। तो क्या अर्थ हुआ कि कुछ घंटों के बाद द ट्रैवलर woke up यात्री जागा,
एंड सॉ और देखा, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है इसका मतलब ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। एंड सॉ और उसने देखा, दैट की द हॉर्स वॉज मिसिंग। दोस्तों मिसिंग को यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है। ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। मिसिंग का मतलब होता है लापता या फिर गुमशुदा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ घंटों के बाद जो यात्री था वो उठा, वो मतलब वो जागा, एंड सॉ और देखा, दैट द हॉर्स वॉज मिसिंग, कि जो घोड़ा है वो गायब है। ही सर्च्ड ऑल अराउंड, सर्च मतलब ढूंढना, सेकंड सर्च, ही सर्च ऑल अराउंड, उसने आसपास ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड हिज हॉर्स। दोस्तों यहाँ देखिए कुड का यूज़ किया गया। कुड का यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, वहाँ कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, ही सर्च्ड ऑल अराउंड, उसने हर जगह ढूंढा, आसपास ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड हिज हॉर्स, हिज मतलब अपने, लेकिन अपने घोड़े को नहीं ढूंढ सका। फाइंड मतलब ढूंढना। आगे देखिए, ही पिक्ड अप अ थिक स्टिक फ्रॉम द ग्राउंड एंड वेंट इन सर्च ऑफ द थीफ हु माइट हैव स्टॉलन हिज हॉर्स। क्या अर्थ हुआ, ही पिक्ड अप अ थिक स्टिक। ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। पिक मतलब उठाना, ही पिक्ड अप अ थिक स्टिक, थिक मतलब मोटी, उसने एक मोटी लाठी उठाई, फ्रॉम द ग्राउंड ज़मीन से उसने एक मोटी लाठी उठाई, एंड वेंट और चला गया, इन सर्च तलाश में, ऑफ द थीफ चोर की, थीफ मतलब चोर, हु माइट हैव स्टॉलन हिज हॉर्स जिसने उसका घोड़ा चुराया होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने ज़मीन से, धरती से उसने एक मोटी लाठी उठाई और वो चोर की तलाश में निकल गया, चला गया। हु माइट हैव स्टॉलन हिज हॉर्स जिसने उसका घोड़ा चुराया होगा। ही वेंट टू अ नियर बाई विलेज, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही वेंट टू अ नियर बाई विलेज, वह एक नज़दीकी गांव में गया। देयर ही वेव्ड हिज स्टिक। दोस्तों वेव का मतलब था घुमाना, सेकंड फॉर्म वेव्ड। देयर ही वेव्ड हिज स्टिक, वहाँ उसने अपनी लाठी को घुमाया, एंड शाउटेड और चिल्लाया, हु हैज़ स्टॉलन माई हॉर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जहाँ वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैज़ या हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं यहाँ पर, और ये जो हु है ये एक सिंगुलर नाउन है, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और फिलहाल ये यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, देयर ही वेव्ड हिज स्टिक एंड शाउटेड, वहाँ उसने अपनी लाठी को घुमाया और चिल्लाया, हु हैज़ स्टॉलन माई हॉर्स। और दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, स्टील का मतलब होता है चुराना, और थर्ड फॉर्म है स्टॉलन। हु हैज़ स्टॉलन माई हॉर्स, मेरा घोड़ा किसने चुराया है। हु सो एवर हैज़ डन दिस मस्ट रिटर्न माई हॉर्स, और आई विल डू वॉट आई हैड डन द लास्ट टाइम। क्या अर्थ हुआ, हु सो एवर का मतलब होता है जिसने भी, हैज़ डन दिस जिसने भी ये किया है, मस्ट रिटर्न माई हॉर्स। दोस्तों मस्ट का प्रयोग सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, आवश्यक सलाह के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है, सॉरी हूएवर हैज़ डन दिस मतलब जिसने भी ये किया है, मस्ट रिटर्न माई हॉर्स वो अवश्य ही मेरा घोड़ा लौटा दे, और मतलब कि वरना आई विल डू मैं करूँगा वॉट आई हैड डन द लास्ट टाइम। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने क्या कहा, मेरा घोड़ा किसने चुराया है, और जिसने भी मेरा मतलब ये किया है वो अवश्य ही मेरा घोड़ा लौटा दे, वरना वो आई विल डू वॉट आई हैड डन द लास्ट टाइम मतलब वरना मैं वो करूँगा जो मैंने पिछली बार किया था। चलिए आगे देखिए, ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स द थीफ गॉट स्केर्ड। दोस्तों गेट स्केर्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। और यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों ये जो वर्ड है स्केर्ड ये एडजेक्टिव है,
जिसका मतलब होता है डरना, भयभीत होना। और जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया है। तो गेट स्कैर्ड मतलब डर जाना, भयभीत होना। सेकंड फॉर्म गॉट स्कैर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, मतलब इन शब्दों को सुनकर, इन बातों को सुनकर, द थीफ गॉट स्कैर्ड, जो चोर था वो घबरा गया, वो भयभीत हो गया, डर गया। ही ब्रॉट द हॉर्स एंड हैंडेड इट ओवर टू द ट्रैवलर। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना और सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। ही ब्रॉट द हॉर्स मतलब वह घोड़े को लाया, एंड हैंडेड इट ओवर टू द ट्रैवलर। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, हवाले करना। द एंड हैंडेड इट ओवर टू द ट्रैवलर, और उसने उसे यात्री को सौंप दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह घोड़े को लाया और उसने उसे यात्री को सौंप दिया, या ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि उसने उसे यात्री के हवाले कर दिया। तो हैंड ओवर का मतलब सौंपना या फिर हवाले करना। आगे देखिए, देन ही सेड, फिर उसने कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे दुख है। हेयर इज़ योर हॉर्स, ये रहा आपका घोड़ा। बट वॉट डिड यू डू द लास्ट टाइम व्हेन योर हॉर्स वॉज स्टोलन। दोस्तों ये जो वाक्य है बट व्हाट डिड यू डू द लास्ट टाइम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और यदि आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? बट, लेकिन, व्हाट डिड यू डू द लास्ट टाइम, लेकिन आपने पिछली बार क्या किया। When your horse was stolen, जब आपके घोड़े को चुराया गया था। तो दोस्तों अच्छा ये इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको कहानी पूरी समझ में आ जाए कि जब इस यात्री का घोड़ा चोरी हो गया तो उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और वो नज़दीक के गांव में चला गया और वहाँ उसने चिल्लाया उसको कि जिसने भी मतलब इस काम को किया है वो अवश्य ही मेरा घोड़ा लौटा दे, वरना मैं वो करूँगा जो मैंने लास्ट टाइम किया था। इन शब्दों को सुनकर, इन बातों को सुनकर जो तो चोर था वो डर गया और वो अपना मतलब वो घोड़ा लाया और उसने उसे यात्री के हवाले कर दिया। लेकिन उसने उससे पूछा कि आपने पिछली बार जब आपका घोड़ा चोरी किया गया था तब आपने क्या किया था। अब देखिए उसने क्या जवाब दिया। द वाइज ट्रैवलर सैड, जो बुद्धिमान यात्री था उसने कहा, नथिंग, कुछ नहीं, आई बॉट अ न्यू हॉर्स। और दोस्तों ये बाय की ही सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। बाय मतलब खरीदना और सेकंड फॉर्म बॉट। तो उसने क्या जवाब दिया? द वाइज ट्रैवलर सैड, बुद्धिमान यात्री ने कहा, नथिंग, कुछ नहीं, आई बॉट ए न्यू हॉर्स, हा हा हा, मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नया घोड़ा खरीद लिया। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और इस कहानी के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझाने की। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। And apart from this guys, sometime I see your comments where you ask me, sir, how can we improve our English reading skills and translation. So guys, I have told you multiple times that there are multiple things which you can do at your end to improve your English. The first thing is that whenever you are watching my videos, you must keep a notebook and pen with you so that whenever I tell you about the new word, you can just note down those word meanings. And apart from this, whenever I tell you about any type of structure, please try to understand them and please try to make a few sentences using those structures. This practice can really help you to improve your grammar. And apart from this, start reading some English newspaper and English books. And whenever you read them, try to read them loudly. It will definitely improve your communication skills. And apart from this, when you read some type of English article or any English newspaper or book, so what will happen, slowly you will improve your clarity, your pronunciation, and apart from this your fluency will also improve.
And one more thing which you can do at your end, try to speak in English as more as possible. Just maybe you can talk to your friends, and you can talk to anyone who can talk to in English. And apart from this, if you do not have anyone, then you can do some self practice. Stand in front of a mirror, try to talk to yourself, and start thinking in mind in English only. So if you do such practices, it will definitely improve your English. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.